जय श्री महाकाल बच्चों, हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी 10th क्लास की ज्योग्राफी, जिसका पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे बच्चों संसाधन एवं विकास। हमने देखा था कि संसाधन होता क्या है, विकास क्या होता है। हमने ये पढ़ा था कि संसाधनों की कमी से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और संसाधनों को कैसे बचाया जा सकता है। इसके अलावा हमने देखा था कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। और कल जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था पार्ट 1 के अंदर, वो था रियो डी जेनेरो सम्मेलन। वो था पहला पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 3 जून 1992 को ब्राजील के एक शहर रियो डी जेनेरो के अंदर। अब वहां पर होता है क्या बच्चों, 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिलकर एक फैसला लेते हैं और एजेंडा 21 तैयार करते हैं, जिसके अंतर्गत वो पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ कदम उठाते हैं। और आज हम उसके आगे पढ़ेंगे बच्चों। अब देखते हैं आगे क्या है। हमने यहां पर एंड करा था कि पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो होता क्या था, और आज हम पढ़ेंगे संसाधन नियोजन। देखो, नियोजन का मतलब होता है बच्चों प्लानिंग करना, यानी कि किसी भी चीज को पहले से सोची समझी प्रक्रिया द्वारा अपनाना, यानी कि संसाधनों को बचाने के लिए संसाधन नियोजन क्या है, जरूरी है। संसाधन नियोजन से तात्पर्य ऐसे उपायों, तकनीकों एवं योजनाओं से है जिनके द्वारा संसाधनों का उचित, न्याय संगत और सतत उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। यानी कि इन शॉर्ट ये कहना चाहता है कि संसाधन नियोजन का मतलब यह है कि आने वाले समय में हम उसके किस प्रकार उपाय कर सकते हैं, तकनीकों और योजनाओं से कैसे हम संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा कर सकते हैं, और सतत विकास का मतलब क्या होता है, वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी को भी इसका लाभ कैसे मिल सकता है। भारत में संसाधनों क्यों जरूरी है। अब यहाँ पे बेटा ये गलत हो गया है, भारत में संसाधन नियोजन क्यों जरूरी है। देखो, भारत जैसे विशाल देश में संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में एक प्रकार के संसाधन प्रचुर मात्रा में है, जबकि अन्य संसाधनों की वहां कमी है। ये कह रहा है कि भारत में संसाधन नियोजन क्यों जरूरी है। क्यों, देखो भारत अपने आकार में बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। कहीं पर तो एक जैसे बहुत सारे संसाधन किसी राज्य में, तो किसी राज्य में तो है ही नहीं। इसलिए कहते हैं सबको बराबर का अधिकार प्राप्त कराने के लिए, सबको बराबर न्याय संगत संसाधनों का बंटवारा करने के लिए भारत जैसे देश में संसाधन नियोजन क्या है बच्चों, जरूरी है। आगे देखो, उदाहरण के लिए झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन मूलभूत विकास की कमी है। राजस्थान में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा बहुतायत है, लेकिन जल संसाधनों की कमी पाई जाती है। लद्दाख, यहाँ शीत मरुस्थल है जो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है, लेकिन यहाँ जल, बुनियादी ढांचा और खनिजों की कमी है। इसलिए भारत में संसाधनों का नियोजन क्या है, अत्यंत आवश्यक है। हम ये देख रहे हैं कि भारत के अलग अलग राज्यों में किस संसाधनों की भरपूर मात्रा है, परंतु वहां पे कुछ कमियां भी है। जैसे कि राजस्थान में देखा जाए तो यहाँ पर जल की कमी, पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा बहुत ज्यादा है। और देखा जाए तो झारखंड के अंदर देखें तो खनिज, कोयले वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है। देखो, संसाधनों की असमान उपलब्धता के कारण राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन आवश्यक है। इससे क्षेत्रीय असमानता कम होगी, सभी क्षेत्रों का समान विकास संभव होगा और संसाधनों का संरक्षण भी किया जा सकेगा। इसलिए आप सिर्फ इसको नोट कर ले और आपके लिए ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं कि संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी भारत जैसे देश को। संसाधनों की असमान उपलब्धता के कारण राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन आवश्यक है। इससे क्षेत्रीय असमानता क्योंकि बच्चों कम होगी। अगर हम संसाधन नियोजन करेंगे तो क्षेत्रों के अंदर असमानता पाई जा रही है संसाधनों के अंतर्गत, वो कम होगी। दूसरा, सभी क्षेत्रों में समान विकास संभव हो पाएगा, यानी भारत के हर क्षेत्र का विकास क्या हो पाएगा, संभव हो पाएगा। और तीसरा, संसाधनों का संरक्षण भी किया जा सकेगा। यहाँ पर संरक्षण का मतलब होता है बच्चों बचाव। भारत में संसाधन नियोजन के सोपान। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसके मुख्य रूप से 3 चरणों में पूरा किया जा सकता है। पहला चरण कौन सा है, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना। यानी कि इसको 3 चरणों में संसाधनों को बचाने के लिए उसके कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। पहला कौन सा है कि हर प्रदेश संसाधन जो वहां पर उपलब्ध है उसकी क्या बनाए, एक तालिका यानी कि लिस्ट बनाए, और इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, उसका मानचित्र बनाना और क्या करना, संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना कि ये सही है या नहीं, इसकी एक लिस्ट बनाना और वो सरकार को देना। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना।
संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय। समन्वय का मतलब होता है बच्चों तालमेल, तालमेल स्थापित करना। संसाधनों का संरक्षण, अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। संसाधनों का संरक्षण का अर्थ है कि प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संसाधनों का सावधानी पूर्वक संतुलित तरीके से और उचित उपयोग करना, ताकि वे वर्तमान तथा भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्ध हो सके या रहे। यानी कि संसाधन संरक्षण का मतलब हो गया सभी तक जो संसाधन, चाहे वो मानव निर्मित हो चाहे प्रकृति से प्राप्त हो, उन सबका इस प्रकार इस्तेमाल करना कि आने वाली भविष्य की पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल कर सके। आप इसको उतार ले और इसकी पीडीएफ मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दी है, वहां से इसको नोट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि बड़े बड़े लोगों ने संसाधनों के संरक्षण के लिए अपने अपने शब्द दिए थे, और ये कहा जा सकता है कि गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता किन शब्दों में व्यक्त की थी। वो शब्द क्या थे? हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यानी गांधी जी ने संसाधन संरक्षण पर अपने शब्द क्या दिए थे कि हमारे पास सबकी आवश्यकताओं के लिए बहुत कुछ है, पर किसी और के लिए यानी किसी के लालच के लिए नहीं। यानी हमारे पास पेट भरने के लिए तो संसाधन है, पर किसी की पेटी भरने यानी कि उसकी जेब भरने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है। ये शब्द किसके थे? गांधी जी के। इंपॉर्टेंट नोट क्या बच्चों? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत सन 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। सन 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की थी। अब याद रखना आपको कि 1987 में बुटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट में सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य यानी कि बच्चों आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक के नाम से प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो जो ब्राजील में हुआ था 1992 में, उसके पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया था। यानी कि पृथ्वी सम्मेलन ये पर्यावरण संरक्षण के लिए किन किन लोगों ने कब कब कदम उठाया था, वो ये है। पहला कदम उठाया था बच्चों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, किसने उठाया था? 1968 में उठाया था क्लब ऑफ रोम ने। आपसे पूछ ले स्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के रचयिता कब कौन है, तो वो थे सुमेसर। और कब हुई थी प्रकाशित? 1974 में। फिर उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि बुंडलैंड रिपोर्ट आयोग रिपोर्ट कब हुई थी? 1987 में। और इसका दूसरा नाम क्या रखा गया था बाद में? हमारा साझा भविष्य। भू संसाधन। भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। यानी कि भूमि जो होती है बच्चों प्राकृतिक संसाधन है, और इसका इस्तेमाल हमें सही तरीके से करना है, क्योंकि इस भूमि पर ही सारे प्राकृतिक जो संसाधन उपलब्ध होते हैं। आप इसको एक बार नोट कर ले बेटा। अब आगे देखते हैं कि भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक बहुत ही बड़े आकार वाला देश है, तो यहाँ पर विविधताएं अलग अलग हो सकती है। विविधताएं बहुत सारी है। यहाँ पर कहीं पर तो बर्फ है, तो कहीं पर मैदान है, कहीं पर पठार है, तो कहीं पर क्या है? पर्वत है, और कहीं पर तटीय इलाका है। तो कहते हैं भारत में लगभग 43% भूभाग केवल मैदान का है। यानी कि 43% जो भारत का भाग है वो क्या है? मैदान है। और जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। यानी जो पर्वत है यानी कि पहाड़ है वो भारतीय क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर है? 30% भाग पर फैले हुए हैं। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। जो पर्वतीय क्षेत्र है वो 12मासी नदियां 12 महीने बहने वाली नदियों को वहां से प्रवाहित करते हैं, और जो पर्यटन है यानी कि जो लोग घूमने आते हैं उनको आकर्षित करते हैं। पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन, वनों के भरपूर संसाधन उपलब्ध हैं। भू उपयोग यानी भूमि का उपयोग किस प्रकार हो सकता है? कहते हैं भौगोलिक प्रक्रिया जिसके अनुसार भूमि का प्रयोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। वो पहली कौन सी है?
भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व हैं बच्चों वन। कौन है? वन। पेड़ों से आच्छादित एक विशाल क्षेत्र वो क्या कहलाता है? वन। यानी पेड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र, वो कहलाएगा वन। दूसरा है कृषि के लिए उपलब्ध भूमि जो कहलाती है बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, इमारतें, लकड़ी, सड़क, उद्योग आदि। प्रतिभूमि क्या होती है बच्चों? वर्तमान प्रति जहां कृषि 1 वर्ष या उससे कम समय खेती ना की गई हो, यानी प्रतिभूमि वो होती है बच्चों जहां 1 वर्ष या उससे कम समय में खेती नहीं की गई हो। अन्य प्रति क्या होती है? अन्य प्रति जहां 1 से 5 वर्ष से खेती नहीं की गई हो, यानी कि 1 से लेके 5 सालों तक जहां भूमि खाली पड़ी है, कोई खेती बाड़ी नहीं हो रही, वो क्या कहलाएगी? अन्य प्रतिभूमि। अन्य कृषि योग्य भूमि स्थायी चरगाह तथा अन्य गदोचरों भूमि, विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा उपवन के अधीन भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि जो 5 वर्ष या से अधिक खाली पड़ी है, वो क्या कहलाएगी? अन्य कृषि योग्य भूमि। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, एक कृषि वर्ष में 1 बार से अधिक बोया गया क्षेत्र को क्या बोलते हैं बच्चों? शुद्ध बोया गया क्षेत्र बोलते हैं। यानी कि 1 वर्ष में 1 बार से अगर किसी जमीन को बार बार बोया जाता है तो वो क्या बोलेगा? शुद्ध बोया गया क्षेत्र। थोड़ा सा स्लाइड पे थोड़ी सी मिसप्रिंट थी, वो मैं सही करके आपके व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा, आप नोट कर लो या वहां से आप पीडीएफ को प्रिंट करा लेना। अब आगे देखते हैं कि भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय क्या होते हैं। निम्नीकरण क्या होता है वो समझते हैं। वन उन्मूलन, वनों की कटाई, यानी कि भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है धीरे धीरे भूमि का खत्म होना। उसके कारण क्या क्या है? उसके मेन कारण है बच्चा, पहला है वन उन्मूलन, यानी कि हम लोग अपने आवास क्षेत्र को बढ़ाने के लिए धीरे धीरे पेड़ों की कटाई कर रहे हैं और वहां पर मकान बना रहे हैं। दूसरा है अति पशुचारण। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में मुख्य कारण इसी का है कि भूमि कम हो रही है। पशुचारण क्या होता है? अपने पशुओं के लिए पहाड़ी इलाकों या जंगली इलाकों को धीरे धीरे साफ किया जा रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है? भूमि निम्नीकरण हो रहा है। खनन, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में मुख्य कारण है भूमि निम्नीकरण का क्या है बच्चों? खनन। यानी कि वहां पर मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, खनिज लवण बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए वहां पर निरंतर खुदाई चालू है, जिससे कि वहां पर क्या हो रहा है? संसाधनों का ह्रास हो रहा है। और है अति सिंचाई। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भूमि की लवणता और क्षारीयता बढ़ाना, यानी कि धीरे धीरे कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए वहां के लोग उसमें क्या कर रहे हैं? जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको अपन, HYP बीज बोलते हैं या रासायनिक उर्वरक होते हैं, वो डाल रहे, जिससे कि और भूमि की जो उपज होती है या भूमि की जो क्षमता होती है वृद्धि की, वो खत्म होती जा रही है। औद्योगिक प्रदूषण, औद्योगिक जल निकास से भूमि और जल प्रदूषण हो रहा है, यानी कि फैक्ट्रियों का जो भी गंदा पानी है या धुआं वगैरह है उस भूमि को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। तो आपसे पूछ ले कि भारत में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारक क्या है, तो ये सारे हैं बच्चों। अब संरक्षण, संरक्षण का मतलब ही क्या होता है? मैंने पहले बोला था बचाव, यानी कि भूमि को बचाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? पहला वन रोपण, अधिक से अधिक पेड़ लगाना। दूसरा है चरगाहों का उचित प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब होता है व्यवस्था करना, यानी कि अगर हमें संरक्षण करना है भूमि का या पेड़ पौधों का, तो क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। दूसरा जो पशुचारण, यानी जो पशुओं के लिए चारा लाया जा रहा है उसका प्रबंध करना, यानी व्यवस्था करना। तीसरा है पेड़ों की रक्षक मेखला, यानी शेल्टर बेल्ट, पवनों की गति को कम करना, यानी कि पेड़ों की रक्षक मेखला बनाना, यानी दीवार बनाना, जिससे कि जो पवन की गति आती है वो मिट्टी को हवा के सहारे बहा कर ना ले जाए। अगला है रेतीले टीलों को स्थिर करना, कांटेदार झाड़ियां लगाना, यानी जो रेतीले टीले हैं वहां पर कांटेदार झाड़ियां होती है वो लगाना, जिससे क्या वो मिट्टी की पकड़ मजबूत हो और वो हवा के साथ ना बहे। खनन को नियंत्रण करना, औद्योगिक जल का क्या करना? परिष्करण करना, यानी उसको वापस से शुद्ध करना और उसको यूज में लेना। मृदा संसाधन क्या होता है? मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। ये पौधों के विकास का माध्यम है और पृथ्वी पर विभिन्न जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवंत यंत्र है क्योंकि इससे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है इस दुनिया में वो है मृदा, क्योंकि इसी पर सारी क्रियाएं की जाती है और इस पे कई लाखों छोटे छोटे और बड़े जीव निवास करते हैं। हमारी कृषि, भोजन और जीवन सीधे मृदा पर निर्भर करते हैं, यानी कि आपको सबसे पूछ ले सबसे इंपॉर्टेंट संसाधन कौन सा है, तो वो क्या है? मृदा है। आप इसको नोट कर ले एक बार। अब आगे देखते हैं कि मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केवल कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा को बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि मृदा की छोटी सी लेयर यानी कि सतह बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चवाच, जनक शैल अथवा संतर शैल
जलवायु, वनस्पति और अन्य जीव पदार्थ और समय मुख्य कारक है। मृदा निर्माण में सहायक प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे कि प्रकृति के अनेक तत्वों जैसे कि तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। इससे चट्टानें टूटती है और मृदा का निर्माण होता है। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपसे पूछ ले कि मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है, तो आप सबको समझ में आना चाहिए कि जो धरती के अंदर की जो आंतरिक क्रियाएं हो रही है उसके अंदर किससे कि जो पहाड़ खिसक रहे हैं या प्लेट्स खिसक रही है उसके कारण क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, इसको भी आपको याद करना है कि मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। मिट्टी की संरचना क्या होती है? मृदा दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनती है। एक तो मृदा जैव यानी ह्यूमस और एक अजैव, दोनों प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनती है। जैव क्या होते हैं बच्चों? जो जीवित होते हैं, जैसे कि सड़े गले कार्बनिक पदार्थ। अजैव यानी कि चट्टाने के टुकड़े, खनिज, हवा और पानी, इन सब से मिलकर क्या बनती है? मृदा बनती है। और आने वाले पार्ट यानी कि पार्ट 3 के अंदर अब हम पढ़ेंगे भारत में मृदा के प्रमुख प्रकार कौन कौन से है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप धीरे धीरे से जुड़िए, आपको बेहतर कंटेंट मिलता रहेगा। आप सभी अश्विनी कोचिंग परिवार का एक हिस्सा बनकर हमारे साथ रहिए। धन्यवाद। इसकी फाइल मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूं, आप वहां से नोट कर सकते हैं।